हेलो वीवर्स। उर्मिला जी मेन गेट पकड़कर खड़ी अपने घर को निहार रही हैं और आंखों से निरंतर आंसुओं की धार बह रही है। उनके पैर उठ ही नहीं रहे थे। ऐसा लगता था कि मन भारी हो गए हैं। चलिए मम्मी, जल्दी कीजिए वरना पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, और आप जानती हैं कि हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हुए अश्विन ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उन्हें बैठाया। दोनों बच्चे उनके साथ पिछली सीट पर और नेहा आगे अश्विन के साथ बैठ गई। वो आंसुओं से धुंधली आंखों से अपनी सखियों को और अपने घर को तब तक हाथ हिलाती रहीं जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। मन बोझिल था और देह थक कर चूर हो गई थी। लगातार रोने से आंखें और सिर भी बहुत भारी हो गए थे। इसी मन और देह की थकान में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सिर पीछे सीट पर टिक गया और आंख लग गई। क्यों जा रही हो? यही रहो अपने घर। जो सम्मान कभी कभी जाने से मिलता है वो वहाँ बस जाने से नहीं मिलेगा, आलोक साहब ने समझाते हुए कहा। अरे मेरे बेटे का घर है, किसी पराये घर थोड़ी ना जा रही हूँ। और आप तो मुझे बिना बताए चले गए। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, वे मुंह फुलाते हुए बोली। मैं कहाँ गया हूँ, यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। मेरी बात समझो और यहीं अपने घर में रहो। अब उठो और चलो मेरे साथ। कहते हुए आलोक साहब ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उनका हाथ झटक दिया। इसी झटके के साथ उनकी आंख खुल गई तो उन्होंने देखा कि अश्विन का घर आ गया है। लॉन में गमले टूटकर बिखरे हुए थे, इसी कारण अश्विन को झटके से ब्रेक लगानी पड़ी। ये वही यथार्थ झटका था जो उन्होंने सपने में महसूस किया था। घर पहुंचते ही आराम कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सिर पीछे टिका दिया। उनके मन में सपना अभी ताज़ा ही था। वो उसे समझने की कोशिश ही कर रही थी कि नेहा उनके हाथ में चाय का कप देते हुए बोली, मम्मी आप हाथ मुँह धोकर चेंज कर लीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। बच्चे इतने थके थे कि बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। उन्हें भी भूख कहाँ थी। किसी तरह एक पराठा चाय के साथ निगल कर लेटने चली गईं। इस पूरे समय आलोक साहब का वो सपना उनका पीछा करता रहा और उसका अर्थ समझने में असफल रहीं, और इसी उधेड़ बुन में कुछ उन्नीदी सी हालत में सुबह हो गई। अगले दिन आदतन जल्दी नींद खुल गई और वो फिर उसी सपने की सोच में डूब गईं। शुरू के दिन अच्छे थे। नेहा हर काम के लिए पूछती थी और बच्चे भी अम्मा अम्मा कहकर आसपास ही मंडराते रहते थे। अश्विन भी ऑफिस जाने से पहले और लौटने के बाद उन्हीं के पास रहता था। धीरे ही सही मगर उनका रूटीन भी वापस पटरी पर आने लगा और वो भी घर को अपना समझकर अधिकारों का प्रयोग करने लगे। वहाँ सबके बीच उन्हें अच्छा ही लग रहा था, पर फिर भी उन्हें वहाँ बहुत बोरियत होती थी। सुबह जिस घर में रेलवे प्लेटफॉर्म सी हलचल रहती थी, 9 बजते बजते वहाँ एकदम सूनापन पसर जाता था। फिर वो बालकनी में फूल पौधों को देखते और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हुए समय काटती और सबके आने का इंतज़ार करती रहती थी। उस दिन सबके जाने के बाद जब वो बालकनी में जाकर बैठी तो हल्की फुहार पड़ रही थी। ये मानसून की हल्की फुहार उन्हें बेहद अच्छी लगती थी। कुछ देर यूं ही उन बूंदों को हाथों से उछालते और उनके कोमल स्पर्श को महसूस करते उनका चाय पीने का मन करने लगा। वो उठी और चाय का दूध निकालने के लिए उन्होंने फ्रिज खोला तो वो सामान से ठसाठस भरा था। उसी सामान में दूध का पतीला भी फंसा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दूध का पतीला निकाला तो उसके साथ रखा कांच का कटोरा फिसल कर नीचे गिर गया। छन की आवाज़ से उसके टुकड़े और मटर पनीर की सब्जी सब तरफ फैल गई। अब चाय पीना भूलकर वो पहले साफ सफाई में लग गई। फिर इस कई दिनों पुरानी सब्जियों, कई तरह के गुथे आटे, पुरानी ब्रेड, खट्टे दही और अध सड़े फल सब्जियों से पटा पड़ा था। उन्होंने सूंघ सूंघ कर सारी बासी सब्जियों और आटे का अंदाज़ा लगाकर उन सबको हटाया। दोपहर को नेहा और पोती आशी के आ जाने तक वो फ्रिज का कायाकल्प कर चुकी थी। नेहा ने आते ही हाथ मुंह धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप लोग आ जाइए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। फ्रिज खोलते ही नेहा असमंजस की स्थिति में थी। उसने पूरा फ्रिज छान मारा पर उसमें आटा और मटर पनीर की सब्जी कहीं नहीं थी। उसे बार बार फ्रिज में सामान रखते और निकालते देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, वो आटा और मटर पनीर की सब्जी नहीं मिल रही। नेहा ने कटोरों के ढक्कन उठाकर चेक करते हुए कहा, बेटा वो तो मैंने हटा दिए हैं। सब्जी और पनीर दोनों महक रहे थे। महक रहे थे? पर वो तो मैंने संडे को ही तैयार किए थे। संडे यानी 3 दिन पहले? पर ये तो ठीक नहीं है। ये तो बीमारियों को न्योता देना है। घर पर हम 4 ही तो लोग हैं, रोज़ ताज़ा बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा, उन्होंने नेहा को समझाते हुए कहा। मेरे लिए संभव नहीं है मम्मी, मैं सुबह की गई, दोपहर में लौटती हूँ, फिर मेरी किटी है, मेरा पार्लर है, ये मेरा भी टाइम है, इसके बाद समय ही कहाँ बचता है, तो मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैं पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार तैयार करके रख देती हूँ। वैसे आशी और अश्विन को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। नेहा के स्वर में तल्खी थी। उर्मिला जी का मन एक सप्ताह का रखा खाना खाने की कल्पना मात्र से ही खिन्न हो गया।
पर उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं नेहा, पहले तुम अकेली थी, अब मैं भी हूँ, तो खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। नेहा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सबने मैगी खाई। उस दिन रात का खाना भी नेहा ने बाहर से ही ऑर्डर किया। उर्मिला जी को ये सब सामान्य ही लगा। वो नेहा की नाराजगी समझ नहीं पाई। वो तो बेटे बहू के घर को अपना मान रही थी, जहाँ उन्हें भी कहने और करने का अधिकार था। अगले दिन वे सबके जाने के बाद वो किचन की सफाई में जुट गईं। उन्होंने चीनी, चायपत्ती और मसालों के डिब्बों को अपने हिसाब से लगाया ताकि ये रोज़मर्रा का सामान उनकी पहुंच में रहे। ये सब काम निपटाते तक नेहा और आशी के आने का टाइम हो गया। एक बार उन्होंने चमचमाती किचन को देखा और अपने आप से कहा, आज तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। वो मन ही मन घर का हिस्सा बनकर बहुत खुश थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने बड़े उत्साह से दरवाज़ा खोला और आशी के हाथ से बस्ता लेते हुए नेहा से बोली, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। नेहा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो सीधे किचन में चली गई। उर्मिला जी भी दो बोल प्रशंसा के सुनने की ललक में नेहा के पीछे हो ली। वे खाने की प्लेट निकालते समय बार बार नेहा की तरफ देख रही थीं कि शायद वो कुछ कहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। वे मन महसूस कर रह गईं। खाने के बाद वे कमरे में आराम करने चली गईं। वो दिन भर की इतनी थकी थीं कि लेटते ही कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो शाम के 7 बज चुके थे। नेहा और अश्विन के बीच तेज बहस हो रही थी और शायद उसी से उनकी नींद खुल गई थी। तुमने आज भी खाना बाहर से ही मंगवाया है? मैं ये रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकता। अश्विन झल्ला रहा था। ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, नेहा ने भी तेज आवाज में कहा। इसमें माँ कहाँ से आ गई और उन्होंने क्या किया है? क्या किया है ये तुम उन्हीं से पूछो। उनसे क्या पूछना है, तुम ही बता दो। क्यों बात को बढ़ा रही हो? इसके आगे सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से बहू और बेटे में कलह हो रही है, पर उसके बाद घर में और सबके व्यवहार में कुछ तो बदल गया था जो वो समझ कर भी नहीं समझ पा रही थी। उस दिन के बाद रविवार तक घर में खाना बाहर से ही आता रहा और फिर रविवार वाले दिन नेहा ने झुमकी के साथ मिलकर फिर सप्ताह भर का खाना बनाकर फ्रिज में भर दिया और किचन का सामान यथावत कर दिया। इस पूरे समय न नेहा ने उनसे कुछ कहा और ना ही कोई शिकायत ही की। वो वैसे भी कम ही बोलती थी। जो कुछ भी मुखर था वो उसके हाव भाव और काम थे जो उसकी नाराजगी दर्शाते थे। उर्मिला को आशी से बहुत स्नेह था, शायद उसे भी हो, पर वो कच्ची उम्र की बच्ची थी और उस पर उसकी माँ का प्रभाव इतना अधिक था कि उस वृत्त के बाहर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। उन्हें आशी की सहेलियाँ भी बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो नाइट स्टे के नाम पर हर कुछ दिन में आ धमकती थीं और आशी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करती थीं। उन्होंने आशी को समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा, आजकल ऐसी ही सहेलियाँ होती हैं। जिन सहेलियों और दोस्तों की बात आप करती हैं वो कहानियों में होते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी ये बात उनके गले नहीं उतरी थी। उन्हें तो मिसेस दत्ता, मधु और अपनी बाकी सखियाँ याद आने लगीं जो सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती थीं। अब वे सबसे ज़्यादा स्नेह आशी से करती थीं, तो वो चाहती थीं कि वो सौंदर्य के उनके सारे नुस्खे आशी को बताएं। उनके इन उपचारों और नुस्खों की बड़ी धूम थी। आसपास की सभी लड़कियां उनसे टिप्स लेने आती थीं। उन्हें याद है कि मीना शादी से पहले रंगत निखारने के लिए उनसे कोई नुस्खा लेने आई थी और उनके बताए मसूर दाल और चंदन के उपटन ने कमाल कर दिया था। मुरझाई सी रंगत वाली मीना अपनी शादी तक पहचान में ही नहीं आ रही थी। इस उपटन ने उसकी रंगत को निखार दिया था, पर यहाँ आशी पर उनकी दाल नहीं गलती थी। एक बार उन्होंने बड़े जतन से आंवला मेथी का तेल उसके लिए बनाया था, जिसे उसने बड़ी रुखाई के साथ नकार दिया था। उनका मन एकदम रुआंसा हो गया था। उन्हें मीना, गायत्री और समीरा ये सब लड़कियां याद आने लगीं जो उनके पास इन्हीं उपचारों के लिए मंडराती रहती थीं। अश्विन भी अब कभी कभी ही उनके पास आता था और वो भी औपचारिक हालचाल ही पूछता था। आदित्य को भी उनका समझाना पसंद नहीं था, तो वो भी उनसे कन्नी काटने लगा था। इस पूरे घर में सिर्फ झुमकी का आना ही उनके लिए राहत का समय होता था। झुमकी घर का काम निपटाते हुए उनसे बातें करती रहती थी, पर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती थी। वो रोबोट की तरह अपना काम निपटाती थी और उसे बाकी घरों में भी काम करना होता था। ऐसे में उन्हें मनी राम याद आता था, जो आलोक साहब के क्लब चले जाने के बाद सर्दियों में लॉन की गुनगुनी धूप में और गर्मियों में एसी की ठंडक में उनकी कुर्सी के पास बैठा उनके पांव दबाता हुआ अपने गांव और बचपन की बातें करता रहता था। पर यहाँ अश्विन के यहाँ तो अकेलापन और रुखाई ज़्यादा थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। उन्हें अच्छे से याद है, वो रविवार का दिन था। वो हमेशा की तरह कमरे में अकेली रामायण पढ़ रही थीं। अश्विन, नेहा, आशी और आदित्य सब व्यस्त थे। सबके अपने अपने प्रोग्राम थे।
आशी की सहेली की जन्मदिन की पार्टी थी, आदित्य का क्रिकेट मैच था, नेहा की किटी थी और अश्विन को क्लब जाना था। मतलब सबके कार्यक्रम सुबह से तय थे। उर्मिला जी अकेले बैठे बैठे उब गईं तो बाहर आकर हॉल में बैठ गई कि कोई तो दिखेगा। घर की हलचल में प्रत्यक्ष न सही परोक्ष ही शामिल होंगी। बाहर आकर देखा तो सब तैयार थे। मम्मी दरवाज़ा बंद कर लीजिए, और हाँ, आपका खाना रखा है, अगर ठीक लगे तो रोटी बना लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है, शाम तक लौट आएंगे, नेहा ने कहा और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार किए चारों निकल गए। वो चुपचाप उठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। सिर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अब उन्हें तेज़ भूख लग रही थी। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी। एकादशी का व्रत जो था, उन्हें लगा शायद किचन में नेहा कुछ व्यवस्था करके गई होगी। जाकर देखा तो फलाहार का कोई प्रबंध नहीं था। आलू मटर की सब्जी कुकर में थी और थोड़ा आटा गुथा रखा था। उनका मन भर आया और वो मुंह में चीनी थोड़ी सी डालकर और पानी पीकर वापस अपने कमरे में लौट आईं। पता नहीं कब बैठे बैठे आंख लग गई और जब खुली तो घंटी की आवाज़ से जो लगातार बज ही रही थी। उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला तो देखा आशी और नेहा थे। गुलाबी ड्रेस और खुले बालों में आशी बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देख उन्हें अलका की याद आ गई। उन्होंने बढ़कर उसके गाल सहलाने चाहे तो उसने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मम्मा कितनी बार कहा है कि एक चाबी अपने या मेरे पास रखा करो, और आप है कि सुनती ही नहीं हैं और किसी को भी चाबी देकर चल देती हैं। किसी को भी? मैं किसी को भी हूँ? वो अवाक नेहा का चेहरा देख रही थी। नेहा के चेहरे पर कोई भाव न देखकर उनका मन कसैला हो गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह से भूखे पेट अब सिर दर्द करने लगा था तो वो मन मार कर उठी कि बहू से कुछ फलाहारी बनाने को कहे। बाहर निकली तो देखा कि तब तक आदित्य और अश्विन भी लौट आए थे। सब शायद कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहाँ जा रहे हो अश्विन? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, हम मूवी जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी, आप झुमकी से काम करवाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। अश्विन की जगह नेहा ने जवाब दिया। उनसे कुछ और पूछते नहीं बना और झुमकी के जाने के बाद वो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गईं। उनका मन बेहद उदास था और कई तरह के सवाल जवाब उनके मन में उठ रहे थे। क्या इसी उपेक्षा और अकेलेपन के लिए वो यहाँ आई थी? ये सवाल बार बार उनके मन में कौंध रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। उन्होंने अधिक देर करना ठीक नहीं समझा और तुरंत घर वापसी की टैक्सी बुक करके मिसेस दत्ता को फ़ोन किया। मिसेस दत्ता, मैं रात 9 बजे तक पहुंच रही हूं। मैं आज व्रत हूं, क्या तब तक कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो पाएगा। मैं और गायत्री जी भी व्रती हैं। आप तो बस जल्दी से आ जाइए, साथ में व्रत खोलेंगे। मिसेस दत्ता की आवाज़ में उत्साह स्पष्ट था। उनके उत्साह और स्नेह ने उर्मिला जी के मन को मिठास से भर दिया और फिर तो उनके हाथों को जैसे पंख लग गए हों और उन्होंने झटपट अपना सामान बांधा और टैक्सी की राह देखने लगी। आज उन्हें सपने का अर्थ समझ आ गया था। दोस्तों, उर्मिला जी ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।